और यहाँ में पत्रकार मित्रों, तो पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, लखनऊ में 1.25 वर्ष के बाद मैं आ रहा हूँ। इसलिए जब यहाँ आने का तय हुआ तो स्वाभाविक रूप से इच्छा हुई कि जहाँ से हमारी चुनावी राजनीति की शुरुआत हुई, जिसको मैंने अपना परिवार माना है, लखनऊ का पूर्वी क्षेत्र मेरा परिवार है। आप सब लोग मेरे परिवार के अंगभूत हैं। स्वाभाविक इच्छा हुई कि आप सब लोगों का मैं प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करूं। और राम कुमार जी से जब वार्ता हुई तो हमारे कहने के पहले ही इन्होंने कह दिया कि और जी हमारे यहाँ आपकी चाय हो, सब लोग इकट्ठे होंगे। मैंने कहा कि मेरी स्वयं इच्छा थी कि मैं सब लोगों का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करूं। राज्यपाल बन जाने के बाद जिस ढंग से स्वाभाविक रूप से सब जगह जाने की स्थिति होनी चाहिए वो नहीं बन पाती है। उसे कई प्रोटोकॉल्स हैं, इसलिए कठिनाई जाती है। तुरंत कहीं चले जाना बड़ी कठिनाई का विषय होता है। इसलिए लगातार मिलना मिलाना कठिन जाता है। राजस्थान में मैं हूँ और मेरी शुरू से आदत रही है कि जहाँ की जिम्मेदारी जिस रूप में दी जाती है उस जिम्मेदारी का मैं प्रामाणिकता ईमानदारी के साथ निर्वहन कर सकूं। इसी नाते राजस्थान में ही ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत हो, वहीं मैं अधिकाधिक लोगों के बीच में जा सकूं, ये मेरा प्रयास रहता है। इसलिए समय न मिलने के कारण इच्छा रहते हुए भी मैं लखनऊ बहुत कम आ पाया। अब ये लखनऊ का पूर्वी विधानसभा क्षेत्र है, मैं इसको कभी भूल नहीं सकता। मैं संगठन का काम करता था और मुझे लगता था कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। बीच में कई बार हमारे नेतृत्व ने चाहा कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन संगठन की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, चुनाव लड़वाएगा कौन। जब ये विषय आता था तो लोगों को लगता था कि नहीं, आपको चुनाव नहीं लड़ना है, आपको चुनाव लड़वाना है। इसे लगातार मैं उसी कार्य में लगा। एकाएक मुझे 2012 में कह दिया गया कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। और चुनाव लड़ने के लिए पूर्वी विधानसभा की घोषणा कर दी गई कि आपको पूर्वी विधानसभा से चुनाव लड़ना है। मैं हमेशा चुनाव लड़वाता रहा, चुनाव लड़ने की मानसिकता कभी बनी नहीं। तो मुझे लगा कि मैं पूर्वी विधानसभा में ऐसे लोगों के बीच में जाकर चुनाव लड़ने की स्थिति का निर्माण कर पाऊंगा। लेकिन मैं आया और मैं सभी लोगों के बीच में गया। उस समय लोगों का कहना था कि आप तो अखिल भारतीय स्तर के नेता हैं, चुनाव लड़ने के बाद आप गायब हो जाएंगे, आप रहेंगे कहाँ। इनमें बहुत सारे लोग हैं, ये बैठी हुई हैं इनके विद्यालय में गया तो इन लोगों ने भी सवाल पूछा कि आप लोग मनोज जी यहाँ आए बैठे हुए हैं। इनके यहाँ इनके कॉलोनी में गया तो मुझे याद है कि पहली बार सब लोग इकट्ठा हुए तो कहे तो ठीक है चुनाव तो करेंगे, लेकिन पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, कौन ढूंढने के लिए जाएगा।
अनेक प्रकार की बातें कही गई, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं आपके बीच में रहूंगा, मैं आपके साथ जुड़कर काम करूंगा और जो भी मेरे द्वारा हो सकेगा करने और करवाने का प्रयास करूंगा। लोगों ने बड़ा स्नेह किया, बड़ा अपनापन लिया। मैं जो बार बार कहता हूं कि पूर्वी क्षेत्र मेरा परिवार है, तो मैं केवल कहने के लिए नहीं कहता, जो आप लोगों ने प्यार किया, अपनापन दिया, वो परिवार से भी बढ़कर अपनापन दिया। और इसलिए जब मैं याद करता हूं तो मुझे लगता है कि हमारी चुनावी राजनीति की जिंदगी की शुरुआत तो लखनऊ पूर्वी से हुई। जबकि मैं 1963 में राष्ट्रीय स्वयं संघ का प्रचारक के रूप में निकला था, तब से सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। और 1968 में मैं जनसंघ का संगठन मंत्री था। तो राजनीति में तो मैं इतने वर्षों से काम कर रहा हूं, संगठन के दृष्टि से काम कर रहा हूं, लगातार लोगों को तैयार करता रहा, आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहा। समाज में उस समय जनसंघ था, जनसंघ की पहचान अलग तरीके से बने, उस प्रकार का काम करने का हमने लगातार प्रयास किया। चुनाव लड़वाता रहा हूं मैं, उम्मीदवार बनाता रहा हूं, लोगों को कहते हैं टिकट दिलवाते रहा हूं, बाकी तक ये सब करता रहा हूं, लेकिन चुनाव लड़ने की नौबत कभी नहीं आई। चुनाव जब लड़ा तो सही मायने में लगा कि चुनावी राजनीति में जनप्रतिनिधि सब कुछ काम करता है। जनप्रतिनिधि के माध्यम से कानून बनते हैं, जनप्रतिनिधि के माध्यम से जनता की समस्याओं को समझकर जन कल्याण की दृष्टि से अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, उसको करना चाहिए। और जब मैं इस क्षेत्र में घर घर मिला, कॉलोनी पलने मिला, मैं समझता हूं कोई इलाका छूटा नहीं था मेरे द्वारा। इस क्षेत्र में सभी स्थानों में मेरा जाना हुआ था। और जिसे मैंने पहले ही कहा कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम किसी दूसरे के घर जा रहे हैं। मुझे हमेशा लगता था कि मैं तो अपने परिवार में जा रहा हूं। और लोगों से बात करता तो मैं ही करता था कि अपने मैं परिवार में आया। आप सब लोगों ने मुझे प्रभावी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजा। मैं हमेशा इसको याद रखता हूं। और आप लोगों के स्वाभाविक रूप से एक ऐसा भाव रखता हूं कि अपने परिवार का एक अंग समझकर आपने मुझे उस स्थान पर पहुंचाया। और मेरी जिंदगी में जो मुझे लगता था कि मैं चुनाव लड़ ही नहीं पाऊंगा, आपने प्रभावी तौर पर विजयी बनाकर मुझे श्रेय प्रदान किया कि आप दुनिया देश के राजनीति में भी आपके बारे में कोई कहेगा नहीं कि आप चुनाव लड़के नहीं आए। और उस समय चुनाव जीता जब यहाँ समाजवादी पार्टी का माहौल बहुत दूर था। लखनऊ में शायद मैं अकेले जीता था, बाकी सब हार गए थे। तो एक अच्छी चीज रही, इसलिए मैं कैसे पूर्वी क्षेत्र को भूल सकता। चुनाव लड़ने के बाद मैंने कोशिश की कि जो लोग कहते थे कि कलराज जी तो चुनाव लड़ने के बाद गायब हो जाएंगे, मैं समझता हूं कि आपने अनुभव किया होगा। जनप्रतिनिधि चुन जाने के बाद आपको शायद कभी नहीं लगा होगा कि मैं आपके बीच में नहीं हूं। आपको हमेशा मेरा नित्य प्रति लोगों से मिलना होता, नित्य प्रति। और हमें जो आवास दिया गया था, उस आवास में केवल मिलने का ही कार्यक्रम में रखता था। लोग आते थे, सैकड़ों लोग आते थे, मिलते थे। मैं कोशिश करता था जिस तरह का काम है, काम भी लोगों का करवाया जाए। और हमने प्रयास किया। 2 वर्ष केवल में रहा,
लेकिन हमने प्रयास किया कि सर्वाधिक मैं इस क्षेत्र में कुछ कर सकूं तो ज्यादा अच्छा होगा। लोग किसी भी काम के लिए आते थे तो मैं प्रयास करता था तो निराश होकर न लौटे, और जो भी अपने व्यक्तित्व के अंदर रखता था वो करवाने की कोशिश करता था। मैं कभी टेलीफोन बंद करके रात को सोता नहीं, और इसलिए मुझे कई बार बड़ी तकलीफ होती थी। 2-2, ढाई बजे रात को फोन आते थे, और एक फोन तो ऐसा आया, मुझे याद है कुंती नगर से, इन लोगों को पता है, संजय सिंह बैठे, सब लोगों को पता है। 2-2:30 बजे रात को फोन आया, मैंने उठा लिया, मुझे लगा कोई परेशानी होगी। तो एक सज्जन बोले कि हमारे यहाँ की बिजली चली गई है और आप आराम से सो रहे हैं। बिजली चली गई तो मैं आराम से सो रहा हूँ। मैंने उनको उत्तर दिया कि अगर मैं आराम से सो रहा होता तो आपका फोन कैसे उठा? आपका फोन तो मैंने उठाया। नहीं, आप लोग तो देखते नहीं है, ठीक नहीं है, आज आगे बोले। हमने आप कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, बिजली कब गई? तो बिजली गई है तो आ जाएगी, लेकिन ऐसे फोन आता। कई बार घटना ऐसी हुई मेरे जिम्मे, उस समय संगठन का काम हिमाचल प्रदेश का देखने का था। हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर मैं था, और वहाँ एक प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था, उसमें था। तो रात के 4-4:30 बजे फोन आया मेरे पास। शायद आकाश दुबे के यहाँ से आया था, कहाँ से आता जान नहीं आ रहा। फोन आया और कहा कि ये पानी पड़ा हुआ है, एकदम भरे हुए हैं लोग, ये कैसे चलेगा? इसको ठीक करवाइए, नहीं तो यहाँ तो बड़ी परेशानी जा रही है, यहाँ लोग घेरे हुए हैं। मैंने कहा 4:30 बजे कौन घेरे? कह नहीं, यहाँ बड़ा परेशान है, 10 हैं लोग। आप आश्चर्य करिए, मैंने उस समय डीएम को फोन किया 4:30 बजे। मैंने कहा लखनऊ में इस इलाके में बहुत ज्यादा पानी लगा, जनता बड़ी परेशान है, और मुझे जब देख करके आप जल्दी से जल्दी बताइए क्या हुआ। तो मैं तारीफ करूंगा डीएम की कि उन्होंने 6 बजे मुझे टेलीफोन किया कि सर वहाँ पानी जरूर लगा है, लोग त्रस्त हैं, वो सारी व्यवस्था हमने कर। फिर मैंने दोबारा फोन किया, जिन्होंने फोन किया था कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो ना सर हो गया। तो ऐसी कई बात अनेक घटनाएं जो मुझे याद आती, अभी भी फोन आता है लोगों को। इस इलाके के बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, तो केवल हाल चाल पूछने के लिए आते हैं कि आप कैसे हैं, ठीक है कि नहीं, बहुत इच्छा हो रही थी आपसे बात करने की, यही सब करने के लिए आते हैं। तो लगातार हमने भी कोशिश की संवाद में बनाते, क्योंकि चुनाव की राजनीति में, लोकतंत्र के अंदर संवाद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जनता के साथ संवाद सीधा अगर होता रहे और संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाती है, तो जनता प्रसन्न रहती है। जनता अनुभव करती है कि ये व्यक्ति हमारी बात सुनेगा, इस व्यक्ति से बात की जा सकती है, जन कल्याण की दृष्टि से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसे लोकतंत्र में संवाद अगर प्रभावी तौर पर बना हुआ है तो समस्याओं का समाधान, उसका निराकरण करने में बड़ी सुविधा हो। वो चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानमंडल हो, चाहे संसद हो, दोनों में संवादहीनता अगर है तो कोई न तो ढंग का कानून बन सकता है, न जन कल्याणकारी योजनाएं आ सकती हैं। और इसलिए आप देख रहे होंगे इस समय संवाद की कमी है, कुछ मुद्दों को लेकर संवाद न हो, इस प्रकार की हरकत की जाती है। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। जो मर्यादाएं हैं, मर्यादाएं इससे विनष्ट हो गई। संवाद को रोककर जनहितकारी कार्य को करने की जो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया विनष्ट हो गई। और इसलिए चाहे संसद हो, चाहे विधानमंडल हो, वहां भी संवाद, विभिन्न विषयों को लेकर संवाद,
और उसके माध्यम से कानून बनाना, और चाहे क्षेत्र हो जहां से चुना हुआ व्यक्ति है, क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद, और क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद अगर लगातार बना रहता है, सामूहिक रूप से भी व्यक्तिगत रूप से, दोनों दृष्टि से संवाद महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, और वही संवाद लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। संवाद के अंदर मर्यादाहीनता अगर होती है तो खतरनाक होती है। वो चाहे विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, इसमें अगर संवाद की मर्यादा को, बहस की मर्यादा को अवमूल्यित किया जाता है, अब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, गालियों का उपयोग किया जाता है, आचरण में, व्यवहार में गड़बड़ियां पाई जाती, तो लोकतंत्र को अवमूल्यित करते हैं, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास करते हैं। इसके कारण न तो जनहितकारी कोई कानून बन पाता है, न ही कोई जनहितकारी कल्याण की योजनाएं बन पाती। इसलिए मैं समझता हूं कि हर दृष्टि, हर प्रकार संवाद का होना बहुत आवश्यक है। मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं इतने वर्षों तक तो संगठन काम करता रहा, राज्यसभा में भी रहा, लोकसभा में भी रहा, विधानसभा में भी रहा, विधान परिषद में भी रहा, संसदीय क्षेत्र की जानकारी भी उसके माध्यम से प्राप्त हुई। अब मैं उस क्षेत्र से अलग, अब मैं जिस स्थान पर हूं, शुद्ध रूप से संवैधानिक पद है, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, और राज्यपाल हो जाने के बाद सभी दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा भी देना होता है। अगर किसी संगठन से हम जुड़े हुए हैं, उससे भी इस्तीफा देना पड़ता है, किसी एनजीओ से भी जुड़े हैं, उससे भी इस्तीफा देना पड़ता है। यानी सारी चीजों से मुक्त होकर पूर्ण रूप से संविधान पद के रूप में अपने को स्थापित करते हुए, संविधान के अनुसार सरकार चल रही है कि नहीं, संविधान के अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं, यह राज्यपाल काम करने का प्रयास कर रहा है। मैं जब से राज्यपाल बना हूं, मैं इसी ढंग से काम करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं हिमाचल प्रदेश में पहले था, कुछ दिन के बाद मैं राजस्थान में गया। राजस्थान में जाने के बाद हमने एक नई चीज शुरू की। हमने संविधान के बारे में आम आदमी जागरूक हो, इसके लिए मैंने प्रयास किया, और उसके लिए मैंने किया कि जो संविधान का उद्देशिका है, प्रियम्बल जिसको कहते हैं, मैंने अनुभव किया कि इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। संवैधानिक दृष्टि से फंडामेंटल राइट्स की बात तो सब लोग कहते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कोई नहीं करता। तो हमने कहा कि संविधान की उद्देशिका और संविधान का मूल कर्तव्य लोगों के बीच में जाना चाहिए, और इसलिए जितने भी कार्यक्रम मेरे होते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम, इस प्रकार के कार्यक्रम, तो सबसे पहले मैं सबको खड़ा करके संविधान का उद्देशिका मैं पढ़ता हूं और उनसे दोहराता हूं, और संविधान का मूल कर्तव्य मैं पढ़ करके उनको सुनाता हूं, ताकि लोगों को लगे कि हमारा संवैधानिक दायित्व क्या है। मुझे आश्चर्य लगा कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं, अच्छे पढ़े लिखे लोग, एडवोकेट्स को भी मैंने कहा। तो हम लगातार एक कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे सारे विश्वविद्यालयों में वहां संविधान स्तंभ बनवाया, और स्वयं राजभवन में हमने संविधान पाठिका बनाई। जब से संविधान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली बनी, तब से लेकर कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में कितने लोग थे, कितनी महिलाएं थी, कितनी कमेटीज बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। लोग विभिन्न देशों में जाकर वहां के संविधान का अध्ययन किया, अपने देश में भी वैदिक काल का, पौराणिक काल का, समय समय में मुगल का मन जितने भी हुआ, उसमें कैसे कानून थे, इसका अध्ययन किया। सारा अध्ययन करने के बाद संविधान बना, और ड्राफ्टिंग कमेटी के आधार पर जो संविधान के ड्राफ्ट हुए, वो बकायदे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भीमराव अम्बेडकर समर्पित कर रहे हैं। और संविधान की जो मूल कापी में हर
संविधान के 22 भाग हैं। 22 भाग के पहले भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़ी चित्रकारी की गई। ये जानकर आश्चर्य होगा, प्रसन्नता हो। संविधान के मूल पृष्ठ पर वहां नटराज का डमरू, कमल, ये चित्र बने हुए। संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है उसके पहले भगवान राम, लक्ष्मण, सीता का अयोध्या कमल का चित्र बना। जो संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे। ऐसे अनेक सारी चीजें की गई। ये लोगों को जानकारी, ये हमने राजभवन में पूरा बनाया। लोग देखने आते हैं, लोग प्रसन्न होते हैं, अरे संविधान कैसे होता है, तो इसकी जानकारी होता हो। ये हमने संवैधानिक पद पर रहते हुए करने का प्रयास किया है। आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। आप सब लोगों के द्वारा जो अपना प्राप्त हुआ है वो मुझे संबल प्रदान करता रहा है। और इसलिए आज आप लोगों के बीच में आकर मैं अपने को बड़ा ही गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ। अपने को मैं बहुत भाग्यवान महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों का दर्शन करने का लाभ मुझे प्राप्त हुआ है। यही बात कह करके आपके प्रति अभिनंदन करते हुए, आप सब लोगों का स्वागत करते हुए और राम कुमार जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद।